Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hmm, the topic which we are going to discuss today is eigenvalues and eigenvectors of an operator. Operators के बारे में हम पढ़ रहे हैं. हमने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स पढ़े हैं. तो आज हम देखेंगे कि जब कोई आइगन वेक्टर किसी स्टेट वेक्टर जिसको आप आइगन वेक्टर या आइगन कैट कह सकते हैं, जब उसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई होता है तो हमें मिलती है एक आइगन वैल्यू. तो आइगन वैल्यू स्पेसिफिक होती है जो किसी ऑपरेटर के किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट होने के बाद हमें मिलती है. तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्टेट वेक्टर कैट स्टेट वेक्टर साई है जिसके ऊपर कोई ऑपरेटर ए अप्लाई हुआ है और उसके नतीजे में हमें एक आइगन वैल्यू मिल गई है ए. ये आइगन वैल्यू ए एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटर भी कह सकते हैं. और इसका जो सोल्यूशन होता है उससे हमें इस वेक्टर की आइगन वैल्यू मिल जाती है. आइगन जर्मन वर्ड है जो कि किसी ऑपरेटर के अप्लाई होने के बाद वैल्यू जो हमें मिलती है, स्केलर वैल्यू जो हमें मिलती है, उसकी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हमारे पास एक ऑपरेटर ए हो जिसको हमने डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की फॉर्म में लिया हुआ है और आइगन स्टेट वेक्टर साइन 2x है और उसके ऊपर जब ये अप्लाई होता है वेक्टर तो हमें आइगन वैल्यू ए मिलती है. हम इस इक्वेशन में ए वेक्टर की वैल्यू कैट स्टेट वेक्टर की वैल्यू लगा देते हैं तो हमारे पास मिल जाता है ए साइन 2x. क्योंकि साइन 2x के ऊपर अब हम डबल टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा -4 साइन 2x. यहाँ से साइन 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा a इज इक्वल टू -4. तो आइगन वैल्यू जो इस आइगन वैल्यू वेक्टर साइन 2x के साथ हमें मिलती है दैट इज -4. अब आइगन फंक्शंस जो हैं इनके सेट्स ऑर्थोगोनल भी होते हैं और ऑर्थोनॉर्मल भी होते हैं. ऑर्थोगोनल सेट्स के लिए वही जैसे हम पहले करते आए हैं कि अगर हमारे पास टू आइगन फंक्शन साई एन और साई एम जो है इस तरीके से है कि n इज नॉट इक्वल टू m, तो इनकी जो इनर प्रोडक्ट होगी वो जीरो होगी. और अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो साई एन स्टार साई एम डी टॉ विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू m. लेकिन यही हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बन जाता है कि अगर इन फंक्शंस को ऑर्थोगोनल लिया हुआ है हमने और उसकी फॉर्म में जीरो आया है, लेकिन इन फंक्शंस को जब हम नॉर्मलाइज करते हैं यानी अगर हमारे पास n इज इक्वल टू m है तो इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगी और इसी तरीके से इंटेग्रल जो है इसका वो भी 1 के बराबर आएगा. तो ऐसे सेट्स को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस कहते हैं जिसमें जब n इज इक्वल टू m होता है तो फिर आपके पास ये नॉर्मेलिटी की कंडीशन आ जाती है. ये फंक्शंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपके पास वैल्यू 1 आ जाती है. नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि वैल्यू 1 नॉर्म 1 को कहते हैं. और जब आपके पास ये इक्वल नहीं है तो आपके पास जीरो आता है आंसर जिसको आप कहते हैं कि फंक्शंस ऑर्थोगोनल है. तो इस कंडीशंस को आप ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशंस कहते हैं कि आपके पास कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म में आप इसको लिखते हैं. अगर n इज नॉट इक्वल टू m तो ये जीरो हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू m तो ये 1 हो जाएगा. अब कोई भी जो एक सेट है आइगन फंक्शंस का उसको आप कब कह सकते हैं कि वो कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस है, उस सूरत में अगर उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है आप उसको अगर इस तरह लिख सकें. दिस इज गेट स्टेट, उसको a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 प्लस a3 साई 3 की फॉर्म में लिखा है और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n साई n, यानी उनकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही हो. आइगन वैल्यूज आपके पास दो तरह की हो सकती हैं, नॉन डीजनरेट भी और डीजनरेट भी. नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज कौन सी होती हैं? जब आपके पास हर आइगन फंक्शन के लिए एक खास आइगन वैल्यू होगी, डिफरेंट आइगन वैल्यू होगी, या सिर्फ ओनली वन आइगन वैल्यू और ओनली वन आइगन फंक्शन होगा, तो फिर आप उसको नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू कह सकते हैं. यानी वो आइगन वैल्यू जो सिर्फ एक फंक्शन के लिए है वो नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू है. यानी अगर आप ऑपरेटर को कैट स्टेट पर अप्लाई करते हैं और आपके पास ए आ गया इस कैट स्टेट के लिए तो ये नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू है. डीजनरेट आइगन वैल्यू कौन सी होती है? वो आइगन वैल्यू जब आपके पास एक ही आइगन वैल्यू जो है वो मोर देन वन आइगन फंक्शंस के लिए आपको मिल जाती है. यानी अगर एक से ज्यादा फंक्शंस की एक ही आइगन वैल्यू हो तो वो डीजनरेट आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि डीजनरेसी का मतलब भी यही होता है कि एक से ज्यादा फंक्शंस का सेम जवाब आए. एक से ज्यादा आइगन फंक्शंस का अगर आपके पास
सिर्फ ए की आइगन वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास डीजनरेट होगी। और ये किस केसेस में, अगर हम इन आइगन फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस हमने लिया हुआ है, जैसे sin 2x और cos 2x तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस है। इनके ऊपर अगर हम एक ऑपरेटर अप्लाई करें जो d2/dx² है, तो हमें क्या मिलता है, दोनों ही केसेस में -4 आइगन वैल्यू मिलती है। यानी sin 2x का एक दफा जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमें मिला माइनस 2 cos x, और जब सेकंड टाइम लिया तो हमारे पास आया -2 sin 2x, तो हमारे पास -4 बन जाती है। इसी तरीके से cos 2x वाली भी -4 बन जाती है। दोनों ही केसेस में आइगन वैल्यू -4 है, जबकि ये दोनों ही फंक्शंस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस है। तो इस सूरत में हमारे पास आइगन वैल्यू डिजनरेट होगी। ये डिजनरेसी 2 फोल्ड भी हो सकती है, 3 फोल्ड भी हो सकती है और n फोल्ड भी हो सकती है। एन फोल्ड डिजनरेसी का मतलब क्या है कि आपके पास एन नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस की सेम आइगन वैल्यू आए, वन आइगन वैल्यू आए। तो मतलब अब अगर आपके पास ये तीन फंक्शंस हैं, sin 2x, cos 2x और एक्सपोनेंशियल 2 iota x, और सब के ऊपर आपने एक सेम ऑपरेटर अप्लाई किया है और उन सब के नतीजे में -4 आपके पास आइगन वैल्यू आ गई है, तो देखिए कि आपके पास फंक्शन मुख्तलिफ होते जा रहे हैं लेकिन आपके पास आइगन वैल्यू सेम है। तो इसी तरीके से ये तो 3 है, तो इसको आप 3 फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू कह सकते हैं। अगर इस यहाँ n नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस होते हैं तो आप इसको n फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू कहते हैं, क्योंकि सब आइगन फंक्शंस की एक ही वैल्यू आ रही है। अब अगर आपके पास ये आइगन फंक्शंस जो हैं, इनको आप जो सेट ऑफ आइगन फंक्शंस हैं जिसमें कोई भी जो फंक्शन है cannot be expressed in terms of अदर आइगन फंक्शंस, तो उसको आप लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन कहते हैं। जब आइगन फंक्शन एक दूसरे के वे में आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी आपको उनको रिप्रेजेंट भी इंडिपेंडेंटली ही करना पड़ता है। तो हिल्बर्ट स्पेस में अगर साई 1 से लेकर साई n तक आइगन फंक्शंस हैं, उन सब की जो आइगन वैल्यूज हैं a1 a2 की फॉर्म में है। तो यहाँ पर a1 a2 और an सब इक्वल टू 0 है, और आइगन फंक्शंस जो है इनको आप लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस कहेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, इन सब की अपनी अपनी खास आइगन वैल्यूज। अगर आइगन वैल्यू सेम भी हो तो फिर भी फंक्शंस जो हैं ये डिफरेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी तरीके से आपके पास साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस भी हो सकते हैं अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स जो हैं वो सेम आइगन फंक्शन पर अप्लाई हो रहे हों, तो ऐसे फंक्शंस को आप साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस कहेंगे। और इस जिस तरीके से आपके पास ऑपरेटर ए साई पर अप्लाई हो रहा है तो आपको ए मिल रही है वैल्यू, इसी तरीके से ऑपरेटर बी साई पर अप्लाई हो रहा है तो बी मिल रही है वैल्यू। तो ये जो आइगन फंक्शंस हैं ये सेम है। सेम आइगन फंक्शन पर जब दो ऑपरेटर इकट्ठे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसको फिर आप कहते हैं साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस। जैसे अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल 2x है और उसके ऊपर d/dx भी अप्लाई हो रहा है, d²/dx² भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर आपके पास ये जो e2x है ये साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है इन दो ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स मोमेंटम और एनर्जी ऑपरेटर भी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होते हैं, और इनके आइगन फंक्शन भी साइमल्टेनियस है, और इसी तरीके से LZ और L² के जो आइगन फंक्शंस है वो भी साइमल्टेनियस है, ये एक ही आइगन फंक्शन पर अप्लाई होते हैं। अब अगर आपके पास एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है जिसको हमने एक यूनिटी ऑपरेटर के लिए लिया हुआ है, तो अगर यूनिटी ऑपरेटर को हम आइगन स्टेट कैट आइगन स्टेट साई पर अप्लाई करते हैं तो हमें ए आइगन वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं यूनिटरी ऑपरेटर के, उनकी आइगन वैल्यू 1 होगी। ए शुड बी इक्वल टू 1। तो अब अगर हम ए ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो ए मिली हमें, ए की पावर एन को करते हैं तो ए की पावर एन मिली, फंक्शन ऑफ ए को करते हैं तो एफ ए मिली। सब में आप देखें ए को अगर 1 पुट कर दें तो सबके लिए आपके पास एक ही जवाब आएगा, 1 ही आएगा। अब हमारे पास कुछ जिस तरीके से हमने हार्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरीके से हम आइगन वैल्यू के रेलिवेंट भी कुछ थ्योरम्स वगैरह पढ़ रहे हैं। पहले तो आप ये देखें कि शो दैट इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इनवर्स ऑफ ऑपरेटर एग्जिस्ट, तो आइगन वैल्यू जो इसकी है दिस विल आल्सो बी द इनवर्स ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए। यानी हम ये कह सकते हैं क्योंकि हार्मेशन है ये, तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर को जब किसी कैट स्टेट वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो हमें कैट स्टेट मिल जाती है। अगर हम यूनिटरी ऑपरेटर यानी 1 मिलती है ना आइगन वैल्यू, तो ए इनवर्स ए इंटू कैट स्टेट विल बी इक्वल टू अगेन कैट स्टेट। और अब आप क्या करें
कि आप ए को साई कैट स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो आपको आइगन वैल्यू ए मिलती है, स्मॉल ए। ए इनवर्स को जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास ए इंटू ए इनवर्स आ गई। यानी हाँ, अब आपके पास अगर आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू कैट स्टेट साई है, और सेकंड देखें उसमें आइगन वैल्यू ए और ए इनवर्स है। तो आप इन दोनों को जब करते हैं कंपेयर तो आपको मिलती है कैट स्टेट साई इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ए इनवर्स साई। तो यहाँ से हम ए को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए साई बन जाती है। यानी ये कैट स्टेट जो है इसका आइगन वेक्टर अगर ए इनवर्स है तो उसकी आइगन वैल्यू 1/a है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करती है तो जो ए वेक्टर की आइगन वैल्यू है उसी का जो इनवर्स होता है वो आपके पास ए इनवर्स वेक्टर की आइगन वैल्यू होती है। यही हमने शो करना था। शो हमने ये करना था कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आइगन वैल्यू जो इसकी है इट विल आल्सो बी इनवर्स ऑफ दोज ऑफ ए। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ए वेक्टर की आइगन वैल्यू ए है और इसका इनवर्स जो है वो आइगन वैल्यू है ए इनवर्स की। कुछ थ्योरम है, अब हम वो पढ़ लेते हैं। पहला थ्योरम जो है हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक हार्मिशन ऑपरेटर है तो ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल। तो पहली बात क्या है कि इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होंगी। दूसरा ये है कि आइगन वेक्टर्स जो डिफरेंट आइगन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। अगर तो आइगन वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी तो आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। पहला केस क्या है कि अगर हमारे पास हार्मिशन ऑपरेटर है तो हार्मिशन ऑपरेटर में सब जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होंगी। दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं तो आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। अगर हमारे पास हार्मिशन ऑपरेटर हो तो हम कहते हैं ए डैगर इज इक्वल टू ए। तो फिर जब ए को हम किसी कैट स्टेट 5 पर अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें ए एन मिलती है, और हम ये कह रहे हैं कि ए एन शुड बी इक्वल टू रियल नंबर। तो अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन में ए को जब फाई एन पर अप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू ए एन फाई एन। दोनों साइड पर हम ब्रा स्टेट वेक्टर फाई एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलती है फाई एम ए फाई एन इज इक्वल टू ए एन इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एम और फाई एन। इसी तरीके से अगर हम ए की बजाय ए डैगर ले लेते हैं तो वो मतलब इसका डैगर बना लेते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, एक तो ट्रांसपोज हो जाएगा फिर कॉन्जुगेट हो जाएगा। ट्रांसपोज होने के नतीजे में कैट स्टेट वेक्टर ब्रा स्टेट फाई एम में बदल जाएगी और ए जो है ए डैगर बन जाएगा। इसको जब अप्लाई करते हैं तो इसकी आइगन वैल्यू ए एम कॉन्जुगेट यानी स्टार की फॉर्म में मिलती है। इसकी भी दोनों साइड्स को हम फाई एन कैट स्टेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है फाई एम ए डैगर फाई एन और ए एम कॉन्जुगेट मतलब स्टार फाई एम इंटू फाई एन इनर प्रोडक्ट ऑफ एम और एन। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमारे पास बन जाती है ए एन फाई एन माइनस ए एम स्टार, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है हमने। ए एम स्टार फाई एन विच इज इक्वल टू दिस फाई एन माइनस फाई एम ए डैगर फाई एन, इस फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब अगर ए जो है वो हार्मिशन है तो ए इज इक्वल टू ए डैगर। तो यहाँ पर हम इसको ए डैगर की फॉर्म में ले सकते हैं। ये जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो अब ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब दो केसेस है हमारे पास। पहला केस हमने कहा है कि हमारे पास आइगन वैल्यूज जो है वो रियल हैं। तो अगर m इज इक्वल टू n ले लिया जाए तो फाई एम एन इनर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1 और ए एन माइनस ए एम स्टार विल बी इक्वल टू 0, देन ए एन विल बी इक्वल टू ए एम स्टार, जिसका मतलब है कि आइगन वैल्यूज मस्ट बी रियल। ए एम स्टार को भी ए एन ही होना पड़ेगा जो कि रियल वैल्यू है। सिमिलरली सेकंड केस में अगर m इज नॉट इक्वल टू n है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ए एन और ए एम स्टार इक्वल नहीं रहेगा और दूसरा इनर प्रोडक्ट भी जीरो के बराबर हो जाएगा। जब इनर प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आइगन वेक्टर्स ये ऑर्थोगोनल हैं। यही हमने दो चीजें प्रूव करनी थी। सेकंड थ्योरम हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर दो हार्मिशन ऑपरेटर्स ए और बी हैं और ये कम्यूट करते हैं और इफ ए हैज नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू, अगर ए की जो आइगन वैल्यूज है वो नॉन डिजेनरेट है देन द ईच आइगन वेक्टर ऑफ ए इज आल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ बी। तो क्या होगा कि जो ए की का हर आइगन वेक्टर है वो आपके पास बी का भी आइगन वेक्टर होगा।
यानी अगर ए और बी दो हार्मेशन ऑपरेटर्स कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं और ए अगर नॉन डिजनरेट ए की आइगन वैल्यूज नॉन डिजनरेट है तो हर आइगन वेक्टर ए का जो है वो बी के आइगन वेक्टर के बराबर होगा या बी का भी आइगन वेक्टर वैसा ही होगा यानी उसके आइगन वैल्यूज भी नॉन डिजनरेट होंगी. We can construct a common orthonormal basis that is made of the joint eigenvectors